हेलो एवरीवन, आज अपने एंटोमोलॉजी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपके सिलेबस में एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट लगा है जिसका कोड है। सब्जेक्ट का नाम देख लेते हैं सबसे पहले अपने। एंटो 211, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड इन आईपीएम जिसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं अपने आईपीएम। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी की बात अगर करते हैं बच्चों, तो थोड़ा मैं आपको सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है बच्चों, कि कोई भी इंसेक्ट है या फिर कोई भी जीव है, उसका अपने वातावरण के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर होता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या आएगा बच्चों, कि आप मतलब जितने भी मेथड जो अपने मैनेजमेंट में यूज करते हैं, कोई भी इंसेक्ट को, कोई भी पेस्ट को मैनेज करने के लिए जो भी मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस होगी, बायोलॉजिकल हो गई, और जितने भी ये ऐसे मेथड है, तो उन सबको मिला के किस तरह से अपने एक पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है, कि किस तरह से अपने एक पेस्ट को, अपनी क्रॉप को हार्म करने से अपने बचा सकते हैं अपनी क्रॉप को। ठीक है, तो उसी के बारे में स्टडी करना क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि समन्वित कीट प्रबंधन भी इसको बोला जाता है हिंदी में, कि सब मेथड्स को मिला के, समन्वित मतलब बहुत सारे जैसे मेथड्स हैं, तो उन सबको मिला के किस तरह से एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन को डैमेज करने से रोक सकते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो सिलेबस का मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इंसेक्ट इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह हो जाएगी, कुछ एक टर्मिनोलॉजी उसमें आ जाती है तो उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। प्लस उसमें क्या आएगा कि जो भी ब्रांचेज है इकोलॉजी की, उनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसमें क्या आएगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, जैसे बायोटिक और एबायोटिक जैसे फैक्टर होते हैं, जो कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन को किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। बस इकोलॉजी में आपको थोड़ा ही सिलेबस दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ही आप अपने को उसकी बस इतना थोड़ी बहुत ही जानकारी अपने को इसमें लेनी है इकोलॉजी में। और आईपीएम जो है, इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, जितने भी मेथड्स है, जैसे कल्चरल हो गया, मैकेनिकल मेथड हो गया, फिजिकल मेथड हो गया, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। ठीक है, तो आईपीएम का सिलेबस थोड़ा बड़ा है और इकोलॉजी का सिलेबस अपने छोटा है, जो कि 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैं आपकी एक क्लास पहले हो चुकी है, बट अपने दोबारा शुरू से देख के चलेंगे, शुरू से दोबारा से पूरा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंसेक्ट इकोलॉजी का आप अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको ये 2 पार्ट्स में दिखाई देगा इस सिलेबस का। जैसे मतलब अगर आप सिलेबस उठाओगे तो उसमें इंसेक्ट इकोलॉजी का अलग से दिया हुआ है पार्ट और आईपीएम का अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों की अपने अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज अपने देखते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी होता क्या है, इकोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इंसेक्ट इकोलॉजी क्या होता है बच्चों, ये जो मीनिंग देखते हैं सबसे पहले, इकोलॉजी का क्या मीनिंग है। ये जो टर्म है, ये ग्रीक, इकोलॉजी आ गया तो लॉजी आपको पता है कि ग्रीक वर्ड होगा। ठीक है, इसको ये जो इकोलॉजी है वो एक ग्रीक टर्म है। ठीक है, जो कि 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट है ओइकोस, ओइकोस, और सेकंड इसमें क्या आएगा, लॉजी। ठीक है, ओइकोस मतलब होता है बच्चों हाउस, हाउस या फिर घर, और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, या फिर स्टडी करना, या फिर उसके बारे में पढ़ना, या फिर इसको ये भी बोल दिया जाता है द साइंस ऑफ, या फिर द स्टडी ऑफ, या टू स्टडी अबाउट। ठीक है, तो मतलब टू स्टडी अबाउट द हाउस, मतलब कि किसी भी जीव का वो कहाँ पे रहता है, उसका घर कौन सा है, उसके बारे में स्टडी करना है क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसकी। Thus the ecology is the study of earth household, मतलब जितने भी जीव जो अर्थ पे रहते हैं, उनका वो कहाँ पे रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, कैसा उनका वातावरण के साथ किस तरह का रिलेशन है, तो उन सब के बारे में स्टडी करने को क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। ये आप देख लेना बच्चों। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें साइंटिस्ट की, जो टर्म है इकोलॉजी। ठीक है, उस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, एक बायोलॉजिस्ट आए थे, अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इकोलॉजी टर्म को 1869 में। तो ये यहाँ से आपका डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो जाता है बच्चों, कि कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था और कौन से ईयर में दिया था। 1 मार्क्स का यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना इस चीज को।
साइंटिस्ट का नाम प्लस में कौन से ईयर में दिया था वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट अपने देखते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशंस। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है बच्चों, सिंपल चीज है, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की इसकी जरूरत नहीं है। क्या होता है बच्चों, कोई भी जीव है, एक जैसे कोई जीव है उसका, एक जीव का वातावरण के साथ संबंध जिसमें वह रहता है, जैसे ये रहता है, ये उसका वातावरण मान लिया, तो उसका इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का संबंध है उसके बारे में स्टडी करने क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, द इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, मतलब उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। और इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों, सब बच्चों को पता है कि अपने चारों ओर का जो वातावरण है उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसकी डेफिनेशंस दी थी। वेबस्टर ने बस मीनिंग इसका एक ही है, उन्होंने थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी इसमें जो है वो चेंज कर दी थी। बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि इस साइंटिस्ट ने क्या बोला था। इसमें क्या होता है बच्चों कि 1 मार्क्स में आपको क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। जैसे ये डेफिनेशन उठा के दे देंगे और नीचे पूछ लेंगे कि वो कि कौन से साइंटिस्ट ने ये डेफिनेशन दी थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वेबस्टर ने दी थी। ठीक है, क्या होता है, टोटलिटी ऑफ पैटर्न ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। बात तो एक ही है बच्चों, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा दिया है। इसी तरह से ओडम ने डेफिनेशन दी थी इसकी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम, मतलब कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका अपने जो होम मतलब हाउस या फिर अपने जहाँ पे रहते हैं उसके साथ उसका कैसा संबंध है उसके बारे में स्टडी करना है कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई अपने डेफिनेशंस की। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजी है जो बार बार आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे बार बार आपके सामने आएगी, तो उन सब के बारे में देख लेते हैं बच्चों की होती क्या है। ये बार बार अगर आप वो वर्ड पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हैबिटेट। सबसे पहले दिया है आपको हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है बच्चों, इज द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब कि ऐसा एरिया या फिर ऐसा प्लेस आप बोल सकते हो, ऐसा स्थान आप बोल सकते हो जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। जैसे इधर आपको दिखाए हुए जैसे जंगल हो गए और ये जैसे घर बने हुए, तो इसमें क्या है, जैसे एक ह्यूमन बींग रहता है तो अपने जैसे रहते हैं, तो अपना क्या है, अपना एक अलग से घर रहता है। जैसे एनिमल रहते हैं तो उनका अपना घर होता है। जैसे कोई भी जैसे पानी में रहने वाले कोई जीव जंतु है तो उनका अपना घर होता है, वो उनका जो जिस पानी में वो रहते हैं तो उस वही उसका घर है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े जानवर हैं वो कहाँ पे रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वही उसका घर है। तो जो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, तो वो सब जहाँ भी रहेंगे जिस प्लेस पे रहते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, हैबिटेट बोला जाता है। आप यहाँ से देख सकते हो डायरेक्ट, मतलब कोई भी जंतु, जीव जंतु जो जहाँ पे रहता है उसका प्लेस ही क्या कहलाता है, उसके उसी को क्या बोला जाता है, हैबिटेट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है बच्चों, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सब बच्चों को पता है पॉपुलेशन वैसे भी बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी एक ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप, बहुत सारे जैसे मतलब ग्रुप मतलब समझ रहे हो कि एक समूह जिसके अंदर वो रहते हैं उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, पॉपुलेशन बोला जाता है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है, जैसे हनी बी की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है, ये देखें इस तरह से क्या है, बहुत सारे एनिमल जैसे एक साथ रहते हैं तो वो उनका ग्रुप जो है उसी को क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या होगा बच्चों, इज द इकोलॉजिकल सेंस इंक्लूड ऑल द पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन एरिया, मतलब कि कोई भी एक एरिया है उसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जैसे मतलब एक पॉपुलेशन अगर आया तो वो सिंगल टर्म आ गया, जैसे मतलब अपने ऊपर लेके चलो तो पॉपुलेशन की बात होगी, जैसे मतलब फीमेल है उसमें मेल है, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, तो उनका अलग अलग जैसे वो था ग्रुप, तो उन सबकी अगर एक साथ में बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप आराम से देख सकते हो, जैसे ये पहले एक सिंगल इंडिविजुअल था, फिर उसका एक ग्रुप आया, फिर अलग अलग जैसे एनिमल्स के आप ग्रुप देखने को मिल रहे हैं आपको, तो वो अपने एरिया में किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से उनके अंदर कोई भी एनर्जी का या फिर कुछ एक मैटर का किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, किस तरह से वो सरवाइव कर रही है वहाँ, तो उसी को क्या बोला जाता है, कम्युनिटी बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अपने और देख लेते हैं, कम्युनिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इंटरैक्टिंग वेब ऑफ ए पॉपुलेशन वे इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन फीड अपॉन एंड टर्न आर फेड अपॉन बाय इंडिविजुअल ऑफ अदर पॉपुलेशन। मतलब वही चीज है बच्चों, सिंपल सी चीज है, जैसे अपने प्लांट्स के थ्रू भोजन लेते हैं तो अपने किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। कुछ एक एनिमल्स है जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स भी किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है। अपने पानी पीते हैं तो पानी के बिना भी अपने जीवित नहीं रह सकते। तो अपने जिस एरिया में रहते हैं तो अपने को सर्वाइव करने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत रहती है, जितनी भी चीजों के ऊपर अपने डिपेंड रहते हैं, ठीक है, तो उसी चीजों को क्या बोला जाता है, उनका अगर समय एक साथ अगर अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिटी बोला जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम आप इन्वायरमेंट में भी बार बार पढ़ चुके हो बच्चों, एक बार अपनी फिर से स्टडी कर लेते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है, जिसका कि दूसरा नाम क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। इज द फंक्शनिंग टुगेदर ऑफ ए कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट वेयर कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी टेक प्लेस, ठीक है। मतलब कोई भी एक जीव जंतु जो अपने जिस एरिया में रहता है, ठीक है, तो वो किस तरह से दूसरी चीजों पे डिपेंड रहता है, किस तरह से वो अपना फूड लेता है, कैसे वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा, और किस तरह से एक एनर्जी का फ्लो होता है एक सिंगल इंडिविजुअल से दूसरे के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर बच्चों आपने फूड चेन वगैरह तो पढ़ी होगी अपने एनवायरनमेंट में, वो अच्छे से आपको पता होगा कि फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है। तो जैसे मतलब अपने प्लांट से भोजन लिया, ठीक है, अपने कोई भी जैसे रैबिट मान लिया, तो रैबिट ने प्लांट के ऊपर मतलब कि अपना फूड उसने प्लांट से लिया, ठीक है, फिर रैबिट को कोई और जानवर खा गया और उस जानवर को कोई और जानवर खा गया। तो इस तरह से कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह से मतलब कि एनर्जी का फ्लो होता रहता है, उसी को बोला जाता है एनर्जी, सॉरी, फूड चेन। और फूड वेब क्या होगा कि एक जाल बन जाता है जिसमें मतलब कि कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, फूड वेब। मैंने जनरल आपको बता दिया, वैसे आपको पता है, आपने इन्वायरमेंट में भी पढ़ लिया होगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसमें बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स इकोसिस्टम इज द असेंबल ऑफ एलिमेंट कम्युनिटी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब इसमें एलिमेंट्स जितने भी है प्लस उसमें कम्युनिटी आ जाएगी प्लस इसका फिजिकल एनवायरनमेंट है जिससे वह जिसके ऊपर वह सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आ जाती है। एक कोई भी एक ऐसी मतलब कि जैसे पानी की बूंद है तो वो भी अगर नीचे गिरेगी तो वो भी अपना एक अलग से इकोसिस्टम बनाएगी, ठीक है। कोई भी जीव जंतु है वो जहाँ भी रहता है उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह का रिलेशन है, कैसे वो फूड ले रहा है, कैसे वो वाटर ले रहा है, किस तरह से वो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो उन सबको मिला के क्या बोला जाता है बच्चों, इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। कुछ एक नेचुरल इकोसिस्टम है, उनके एग्जाम्पल है जैसे पोंड हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। फॉरेस्ट में अब पता है बच्चों आपको, जैसे पेड़ पौधे रहते हैं, बहुत सारी वेराइटीज रहती है, वहाँ इंसेक्ट भी रहेंगे, वहाँ पे बड़े जानवर भी रहते हैं, ठीक है। तो किस तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंड है, किस तरह से वो सरवाइव करते हैं, उन सबको मिला के क्या बोला जाता है बच्चों, इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें बायोस्फीयर की। इकोसिस्टम की मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ, ये देखिए, जैसे एक लेक इकोसिस्टम का मैंने इधर पे आपको एक एग्जांपल दिया है, लेक इकोसिस्टम। इसमें क्या रहता है, जैसे बहुत सारे ये पानी में रहने वाले जीव जंतु है, वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है, कोई किसी को खाएगा फिर वो सर्वाइव करेगा। जैसे एक छोटे जानवर को दूसरा जानवर खा रहा है, फिर वो कुछ एक जैसे मतलब कि पानी में भी पौधे प्रेजेंट रहते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जैसे जीव जंतु है वो उन पे भी डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से जो एक दूसरे से जो उनको फूड मिलता है प्लस वो किस तरह से सरवाइव करते हैं उसमें, तो उन सबको ही क्या बोला जाता है, मिला के इकोसिस्टम बोला जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इसमें बायोस्फीयर की बात कर रहे थे अपने। बायोस्फीयर क्या होगा बच्चों कि इज द टर्म यूज फॉर द ऑल ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब कि जितने भी अर्थ की इकोसिस्टम है वो एक साथ में जैसे फंक्शन करते हैं, मतलब किस तरह से एक साथ में मिलके कार्य करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, बायोस्फीयर बोला जाता है। मतलब कि उन सबको मिला के स्टडी करने को क्या बोला जाएगा, बायोस्फीयर बोला जाएगा। उसमें क्या है, जैसे लिथोस्फीयर, इकोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इनका एक साथ में स्टडी करना क्या होगा, बायोस्फीयर। तो इन सबको मिला के स्टडी करना है, क्या कहलाएगा, अपना बायोस्फीयर कहलाएगा। नेक्स्ट अपने इसमें बात करते हैं अब बच्चों,
जैसे जो इकोसिस्टम है वो 2 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल तो जो अपने नेचर में मतलब कि जो गॉड गिफ्ट है, मतलब कि नेचर में ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को बोला जाएगा नेचुरल। और एग्रो इकोसिस्टम क्या होगा बच्चों कि इसमें एग्रो इकोसिस्टम में क्या आएगा जो कि मेन मेड है, मतलब कि मानव के द्वारा वो बनाया गया है। जैसे कोई भी एक लैंड जैसे खाली है, सिंपल सी बात बता दूं आपको, जैसे मतलब अपने खेती नहीं करते तो वो एक क्या है कि एग्रो इकोसिस्टम में आ जाएगा। जैसे कोई भी लैंड है जो कि खाली पड़ा था, ठीक है, उसको एक फार्मर ने क्या किया, जोत लिया और वहां पे जोत के सीड को बो दिया, सीड बोने से वहां पे प्लांट बन गया, जिससे क्या है कि मानव अपना सरवाइव कर पाता है, उसका सर्वाइवल उसकी वजह से हो पाता है। क्रॉप उगाएगा अपने, अल्टीमेटली तो अपने किसके ऊपर डिपेंड है, अगर खेती नहीं होगी तो अपने कैसे सर्वाइव करेंगे, अपने खाने पीने की कमी आ जाएगी ना, आपको भी पता है इस चीज का। तो जहाँ पे वो मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एग्रो इकोसिस्टम। मतलब कल्टीवेशन वगैरह करके क्रॉप को उगाया जाता है, फिर वहां से ग्रेन मिलेगा अपने को, तो अपने क्या है कि खाने पीने की चीजें अपने को वहां से मिल पाएंगी, ठीक है। तो अपने इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एग्रो इकोसिस्टम इज द लार्जली क्रिएटेड एंड मेंटेन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स। मतलब कि ह्यूमन की जितनी भी जरूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है ये, ठीक है। इट इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब नेचुरल तो नहीं था, ऐसा तो है नहीं कि भगवान अपने को खुद ही खेती करके दे देगा। अगर अपने कुछ एफर्ट्स उसमें डालेंगे तभी कुछ उपजेगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही अपने आप से ही खेती हो गई जी, ठीक है, अपने दाना मिल गया। अगर अपने कुछ उसमें मेहनत करेंगे तभी अपने को दाना मिल पाएगा ना, तो वही चीज है इधर। सब बच्चे खेती करते हैं, सब बच्चों को इस चीज का तो पता ही होना चाहिए कि एग्रो इकोसिस्टम किसको बोला जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी एक लैंड पे कल्टीवेशन करके जो भी क्रॉप उगाई जाती है, तो उस क्रॉप उगाने को ही क्या बोला जाता है बच्चों, उसको अगर अपने स्टडी करें तो क्या बोलेंगे, एग्रो इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे, एग्रो इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि पेस्ट मैनेजमेंट की बेसिक यूनिट है, ठीक है। प्लस आपका बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो एग्रो इकोसिस्टम है वो मेन मेड है या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है, तो वो कौन सा होगा, मेन मेड इकोसिस्टम होगा, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें कि इसमें मतलब एग्रो इकोसिस्टम होता है, उसकी क्या क्या खासियत रहती है, उन सब के बारे में अपने स्टडी करते हैं। मोर और लेस यूनिफॉर्म क्रॉप प्लांट पॉपुलेशन, मतलब कि या तो जितनी भी अपने क्रॉप उगाई जाती है या तो वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि एक जैसी रहती है ज्यादातर। जैसे अपने गेहूं उगा लिए एक एरिया में, ठीक है, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक प्लांट गेहूं का होगा एक प्लांट दूसरा होगा, मतलब पूरे एरिया में गेहूं ही उगाएंगे ना, तो मोर और लेस यूनिफॉर्म रहती है, ठीक है। और उसमें क्या है, वीड कम्युनिटीज भी आएंगी, मतलब कि ये खरपतवार वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। और मानव क्या करता है, इसके साथ साथ में पशुओं को भी पालता है, उनसे भी अपनी इनकम लेता है, तो इसमें ये इंसेक्ट और एनिमल्स दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। और माइक्रोबायोटिक कम्युनिटीज भी उसमें हो जाएगी, ठीक है। एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट दे रिएक्ट विद, फिजिकल इन्वायरमेंट तो वही जिसके साथ वो रिएक्ट करेंगे, जिससे वो मतलब कि जिससे वो अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जिससे हो पाएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जितने में टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, इन सब की प्रेजेंस में ही तो एक प्लांट की ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर इसके कुछ एक यूनिक फीचर्स हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है डोमिनेटेड बाय प्लांट सिलेक्टेड बाय मैन, नो स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड नो इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। बच्चों इसमें डोमिनेटेड बाय प्लांट सिलेक्टेड बाय मेन आया है, मतलब कि कौन कौन से उसमें डोमिनेंस किसकी होगी, ज्यादा प्रभाविकता कौन सी चीजों की देखने को मिलेगी अपने, जो भी जो प्लांट है जो कि मैन के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, तो वही उस एरिया में अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे मतलब आपने मूंगफली की खेती की है, आपने मूंगफली का बीज अगर सिलेक्ट किया है, आपने उस एरिया में बो दिया, तो मूंगफली आएगी उससे, ऐसा तो है नहीं कि जैसे गेहूं भी उग जाएगी और क्रॉप भी उग जाएगी। तो जो अपने सिलेक्ट करके लगाएंगे तो वही चीज अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। जेनेटिकली यूनिफॉर्म, मतलब कि जो भी प्लांट अपने सिलेक्ट करेंगे वो जेनेटिकली यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे रहेंगे, उनका जो जीन है वो एक जैसा रहेगा। जैसा एक प्लांट है जैसे ग्राउंड नट का,
तो वो दूसरा प्लांट भी ग्राउंडनट का ही रहेगा उस एरिया में, ठीक है। फिनोलॉजिकल इवेंट्स लाइक उसमें क्या है, लगातार जैसे जर्मिनेशन होगा, फ्लोरिंग होगी, और मतलब कि जितने भी प्लांट अपने उस एरिया में यूज करेंगे उन सबका जैसे एक साथ ही उसकी फ्लोरिंग रहती है, एक साथ ही उसका जर्मिनेशन रहेगा, तो वो क्या है कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म रहेंगे, ठीक है। लैक ऑफ टेम्पोरल कंटिन्यूटी जैसे ड्यू टू वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन कैरिड आउट बाय मैन लाइक प्लोइंग हो गया, वीडिंग हो गया, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हो गया, तो ये क्या है कि पौधे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अपने जैसे खेती करते हैं तो उसमें क्या है कि अपने टाइम पे प्लोइंग भी करेंगे, वीडिंग भी होगी, उसमें पेस्टिसाइड एप्लीकेशन भी होगा, मतलब कि जैसे ये इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं ना, वो सब चीजें भी डालेंगे उसमें टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट कंटेन इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल, उसमें न्यूट्रिएंट वगैरह भी ऐड किए जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो कि ह्यूमन के द्वारा उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर क्या है, जैसे पेस्ट हो गया, वीड हो गया, डिजीज हो गया, इन सब की क्या है ज्यादा ये उस एरिया में अपने को देखने को मिलेगी, क्योंकि सिमिलर प्लांट रहते हैं तो उस पर अटैक भी ज्यादा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें, ये हो गया एग्रो इकोसिस्टम। नेक्स्ट आएगा इसमें 1 मिनट। नेक्स्ट बच्चों आपकी एक टर्म आएगी बैलेंस ऑफ नेचर। बैलेंस ऑफ नेचर, अब बच्चों बैलेंस क्या होता है आप सबको पता है। बैलेंस ऑफ नेचर, अगर नेचर के अंदर बैलेंस नहीं होगा, मतलब कि सब कुछ ऐसे बराबर नहीं होगा, तो क्या अपने सरवाइव कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जैसे जितनी पॉपुलेशन, मतलब ऐसा हो जाए कि अपने अपने जन्म ले लिया, जन्म हो गया किसी एक जीव का, अगर उसकी मृत्यु नहीं हुई तो क्या अपने सरवाइव कर पाएंगे क्या। जितनी मतलब कि जो अर्थ है वो तो लिमिटेड ही है, उसका तो एरिया जितना है उतना ही है। अगर मतलब इंसान की पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती जाएगी और कभी उसकी मृत्यु हो ही नहीं, तो इतने सारे जने एक जगह पे आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो ये क्या है कि एक रूल बना हुआ है कि जो जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि बैलेंस होने के लिए, नेचर अगर बैलेंस रहेगी तभी तो इंसान अच्छे से वर्क कर पाएगा उसमें। अगर मतलब कि अपने बोल दे कि कोई भी जैसे जीव जंतु है वो पैदा हो गए लेकिन उनकी जैसे मृत्यु हुई नहीं, तो उनको खाने पीने के लिए आपको भी पता है कि शॉर्टेज होगी, क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो हर चीज में एक बैलेंस होना जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। अपने इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बैलेंस ऑफ नेचर इज डिफाइंड एज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल population resulting from natural regulative process इन एन अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम, ताकि अपना जो रेगुलेट उसमें क्या है रेगुलेशन होना जरूरी है, उसमें ऐसी ऐसी प्रोसेस होना जरूरी है जिससे कि अपना जो एनवायरनमेंट है या फिर जैसा अपना जो इकोसिस्टम है वो कि डिस्टर्ब नहीं हो। अगर मतलब कि पैदा ही पैदा होते जाएंगे, अगर मृत्यु ही नहीं होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है कि खाने पीने की शॉर्टेज होगी, अपना जो इकोसिस्टम है वो तो डिस्टर्ब ही होगा। तो इसी को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ नेचर बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं इन अनमैनेज्ड इकोसिस्टम, मतलब कि अगर अपना मैनेज नहीं है इकोसिस्टम, स्टेट ऑफ बैलेंस एग्जिस्ट वेयर विल बी रीच्ड that species interact with each other and with their physical environment in such a way that an average individual are able only to replace themselves। मतलब यही चीज है बच्चों कि जैसे मतलब कि इसका जन्म ही जन्म होता गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी एक जंतु है, जैसे प्लांट हो गए, अपने ये सोच ले कि अपने प्लांट से कुछ लेना ही नहीं है, ठीक है। तो अपने बैलेंसिंग के लिए अपने प्लांट को खाएंगे, ठीक है। जैसे एक प्लांट को उगाया, लेकिन जैसे मतलब गेहूं का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे गेहूं का प्लांट अपने उगा लिया, ठीक है। तो उसके जैसे मतलब उसको काटना भी तो जरूरी है, तभी अपने सरवाइव कर पाएंगे। तो एक इंसान के सर्वाइवल के लिए दूसरे जो भी जीव जंतु है तो उसकी एक को सरवाइव करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है, जिससे कि क्या है कि वो सरवाइव कर पाता है नेचर के अंदर, ठीक है बच्चों। ये चीजें इसमें आ जाएगी बैलेंस ऑफ नेचर के अंदर, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है, जो भी जिसका भी जिस भी जीव का जन्म हुआ है तो उसको मरना भी जरूरी होता है, ठीक है। वो अपने जैसे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, अपने प्लांट को खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो खत्म तो होगा, उसकी डेथ भी तो होगी। और जैसे मतलब अदर जीव कोई अगर खा रहा है उसको, कुछ एक जीव हो गए जो उन पे ही डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं, तो वो उनको खाएंगे नहीं।
तो कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, तो उस जीव की तो डेथ हो रही है जिसको वो खा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि अपना इकोसिस्टम है वो बैलेंसिंग रहता है, उसमें जितनी पॉपुलेशन मतलब कि जितने पैदा हो रहे हैं उसके साथ साथ जितने भी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो मतलब कि जितने पैदा होंगे उतने ही मरते रहेंगे, तो एक बैलेंसिंग में रहेगा सब चीजें। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इंसेक्ट की जो अबंडेंस है या फिर इंसेक्ट की जो प्रचुरता होती है, उसकी पॉपुलेशन समझ लो कि उसको डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। फर्स्ट क्या है, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एक ऐसी एबिलिटी होती है, इनेट एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव। एक ऐसी एबिलिटी कोई भी पॉपुलेशन की जिससे वह रिप्रोड्यूस करती है और जिससे वह सर्वाइव कर पाती है। जैसे अपने ह्यूमन की बात कर लो, तो अपनी ह्यूमन की भी एक एबिलिटी है ना कि वो कैसे किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कैसे न्यू वन आ रहा है और किस तरह से अपने सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल के लिए तो आपको भी पता है कि उसको खाना बनाने की मतलब कि मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी वो खाना खा पाएगा। मतलब अगर फार्मर क्रॉप लगाए नहीं तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बायोटिक पोटेंशियल में कौन सी चीजें आ जाती है, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म आती है पोटेंशियल नेटिलिटी। पोटेंशियल नेटिलिटी क्या होती है, इज द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट। मतलब कि एक कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से इंडिविजुअल है वो उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह से मतलब कि वो रिप्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल नेटिलिटी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। सर्वाइवल रेट डिपेंड ऑन द फीडिंग हैबिट एंड प्रोटेक्शन टू यंग वन, ठीक है। सर्वाइव तो वो मतलब रिप्रोड्यूस करना अलग चीज होता है, सर्वाइवल अलग चीज होता है। रिप्रोडक्शन में तो क्या है, न्यू वन का आना, ठीक है, उसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और सर्वाइवल क्या होगा कि किस तरह से अपने फीड करते हैं, मतलब कि किस तरह से अपने खाना खाते हैं और किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से या फिर एडवर्स जैसे कंडीशन आती है, ठीक है। तो उन सबको किस तरह से अपने आप को अपने प्रोटेक्ट करके चलते हैं, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सर्वाइवल बोला जाएगा। और किस तरह से अपने खाना खाएंगे वो सब चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये होगी पोटेंशियल नेटिलिटी, ठीक है। बट इंसेक्ट में क्या होता है, इंसेक्ट में क्या होता है, जनरली इंसेक्ट विद हाई रिप्रोडक्टिव रेट, अगर उनकी रिप्रोडक्टिव रेट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, टेंड्स टू हैव लो सर्वाइवल रेट एंड वाइस वर्सा। अगर उनकी जैसे इंसेक्ट है कोई भी, तो उसमें जैसे मतलब कीट पतंगे हो गए, तो उनमें क्या होगा कि अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा ना तो उनका सर्वाइवल कम होगा, और अगर उनका सर्वाइवल अच्छा है तो उनका रिप्रोडक्शन कम होगा। तो इस तरह से ये उल्टा चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने टू टाइप के ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे और टू टाइप की इसमें स्ट्रेटेजीज रहती हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, insect pests with a high reproductive rate and low survival rate are called as R strategies। एक होती है R strategy, एक होती है K strategy। K strategy तो आर में तो बच्चों क्या होगा कि रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा। रिप्रोडक्शन मतलब कि जो रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो हाई रहती है, मतलब कि ज्यादा होता है, जो इंडिविजुअल बनेगा वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और लो सर्वाइवल रेट, लेकिन वो क्या है कि अपने जो क्लाइमेट है या फिर अपना जो टेम्परेचर है, जो अपने उसका जो कोई भी इंसेक्ट का जैसे वातावरण है, तो उसमें वो सर्वाइव करने की उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है, तो उसी को बोला जाता है आर स्ट्रेटेजी, ठीक है। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, स्टेटिस्टिकल पैरामीटर आर द सिंबल फॉर ग्रोथ रेट कोफिशिएंट, ठीक है। आर क्या है, ग्रोथ को दिखाता है, ठीक है। आर का मतलब होता है उसकी ग्रोथ किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से घट रही है, उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें मतलब एग्जांपल दिया हुआ है जैसे एफिड्स, तो सब बच्चों ने मतलब लगभग अपने फील्ड में देखा होगा एफिड मतलब किस तरह से उसका अटैक होता है प्लांट के ऊपर। अपने देख सकते हैं एफिड की मतलब कि बहुत सारी छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ये देखने में बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट, जो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप उसको नहीं पहचान पाओगे।
तो इसमें क्या होता है बच्चों कि रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होती है, मतलब कि बिल्कुल छोटे ये रहते हैं तो बहुत सारी जनसंख्या इनकी रहती है, ठीक है। एक प्लांट के ऊपर ये हजारों में अटैक करते हैं, ठीक है। और बट ये क्या है, इनकी सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम रहती है, मतलब कुछ टाइम तक ये सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद में अपने आप ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो कर्व है इससे भी अपने स्टडी कर सकते हैं। ये जैसे बताया हुआ है, एक साइड में पॉपुलेशन का साइज है, एक साइड में बताया हुआ है टाइम, मतलब कि किस जैसे टाइम के हिसाब से किस तरह से अपनी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोला जाता है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आर स्ट्रेटेजीज के अंदर आ जाएगा, जिसको आर स्ट्रेटेजी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो अपना ग्रोथ का कर्व रहेगा वो जे शेप का कर्व रहेगा, जे शेप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो टाइम के हिसाब से पहले, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज थोड़ा मतलब कि कम था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कम थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एकदम से हाई रेट उसका हो गया, मतलब कि जस्ट डबल हो रही है, जैसे 2 था तो फिर 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 10, इस तरह से, मतलब इन्फिनाइट, मतलब उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप ही, मतलब कि लास्ट में एक स्टेज ऐसी आती है कि उनकी बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है, नंबर ज्यादा होने से क्या है कि वो अपने आप ही खत्म होने लगती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोला जाता है, दूसरा उसको अपने अपने बोल सकते हैं आर स्ट्रेटेजीज बोला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम होगी, जैसे बहुत ज्यादा ज्यादा जैसे स्पीसीज आ गई, तो वो क्या है कि वो आपस में कोई चीज है कि आपस में लड़ भिड़ के ही खत्म हो गई, ठीक है। अगर सिंपल टर्म में अगर आप याद रखना चाहो इसको, तो नेक्स्ट आता है इसमें केस स्ट्रेटेजीज, जो कि जस्ट इससे अपोजिट होगा। इसके अंदर क्या है, जैसे इसमें अपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा थी, लेकिन इसमें क्या होगा कि रिप्रोडक्शन रेट तो कम होगी लेकिन सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा होगी, मतलब कि रिप्रोडक्शन तो बहुत कम होगा, एक से जैसे एक इंडिविजुअल से जैसे न्यू बन आ रहा था तो रिप्रोडक्शन तो बहुत कम हो रहा था, जो इंडिविजुअल आएगा वो बहुत कम आएगा, लेकिन वो क्या है कि वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या अपने देख लेते हैं कि एक बार पढ़ के, केस स्ट्रेटेजीज रिप्रोड्यूस स्लोली, मतलब जस्ट अपोजिट है उससे कि रिप्रोडक्शन तो बहुत कम होगा, ठीक है, बट इफेक्टिवली compete फॉर द इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड सो देयर सर्वाइवल रेट इज हाई, मतलब कि जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं तो उनके साथ वो अच्छे से compete कर पाते हैं, और जो सर्वाइवल रेट है इनका तो वो हाई रहेगा, ठीक है। उसी को बोला जाता है केस स्ट्रेटेजीज, ठीक है। के लेटर डिनोट्स फ्लैटेंड पोर्शन ऑफ ग्रोथ कर्व, ठीक है, जो ग्रोथ कर्व का जो ये फ्लैटेंड पोर्शन है उसी को दिखाया गया है, के बोला जाता है जिसको। के का मतलब वैसे होता है बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी भी बोला जाता है, के का मतलब जैसे मीनिंग अपने देखेंगे तो के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों कि कोई भी एक इंडिविजुअल है तो वो मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सस्टेन बाय द एनवायरनमेंट, मतलब कि कोई भी एक इंडिविजुअल की जो पॉपुलेशन है जो उस एरिया में रह रही है, तो किस तरह से वो एनवायरनमेंट अगर उसको अच्छा सही से मिल रहा है, अगर जहां तक उसको एनवायरनमेंट का सपोर्ट रहेगा तब तक ही वो सरवाइव कर पाता है, मतलब कि जो उसका फूड शेल्टर होगा वो जब तक उसको मिलेगा तभी वो सरवाइव कर पाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको फूड की शेल्टर की कमी हो जाएगी तो वो क्या है उसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अपने नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जैसे एक एग्जांपल बताया हुआ है, कोडलिंग मोथ ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल में लगता है ये इंसेक्ट, ठीक है। तो उसका जैसे एक एग्जांपल बताया गया, पहले मैं आपको बता देती हूँ केस स्ट्रेटेजीज में क्या होगा, जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में या फिर आर स्ट्रेटेजी में अपने पढ़ा, तो इसका कर्व जो बन रहा था वो तो कैसा था, जे शेप का था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो अपना कर्व बनेगा वो के शेप का रहेगा, ठीक है। वही चीज आएगी इन दोनों तरफ, तो जैसे पॉपुलेशन साइज हो गया प्लस में टाइम हो गया, के में क्या रहेगा बच्चों कि जो अपना जो कर्व बन रहा है तो उसमें क्या है, जो सिग्मोइड शेप का अपना कर्व बनेगा और जो ग्रोथ होगी उसको क्या बोला जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, और सिग्मोइड कर्व रहेगा एस शेप का, ठीक है, एस बनाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब 3 फेजेस आती है, लैग फेज, लोग फेज और स्टीडी फेज, स्टीडी ये वाली होगी, ठीक है। लैग फेज में क्या होगा बच्चों कि टाइम के अनुसार धीरे धीरे क्या होगा कि पहले पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है उसकी,
जैसे टाइम के अनुसार उसका क्या है, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा लैग फेज, लैग, ठीक है। नेक्स्ट है लोग फेज। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका एकदम से ऐसे इंक्रीज होने लगेगी उसकी पॉपुलेशन, ठीक है, टाइम के हिसाब से उसको मतलब अच्छा फूड मिल रहा है, अच्छा शेल्टर मिल रहा है, रहने की व्यवस्था उसकी अच्छी है, तो धीरे धीरे उसकी पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज होने के बाद क्या होगा बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको फूड की शेल्टर की कमी हो गई, तो वो क्या है, उसका उसकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेडी फेज आ जाती है, मतलब ये ग्राफ नीचे जाने लग गया, ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ बढ़ने लगे, मतलब कि इसकी डेथ होनी शुरू हो गई, और जो अपना कर्व है वो नीचे की तरफ झुकने लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है उस एरिया में, ठीक है, तो ये चीज क्या आ गई, अपनी स्टेडी फेज आ गई, ठीक है, तो इसका एस शेप का कर्व रहेगा, जो कि जरूरी है, डेथ होनी जरूरी है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल है तो उसका अगर मतलब कि जो मतलब कि उसकी उसका रिप्रोडक्शन होता रहेगा, अगर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो बहुत सारे अपने एरिया को कवर कर लेगा, और फिर तो ये जीव जंतु ही रहेंगे, मतलब अपने एक ह्यूमन है वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अपने नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ये जो आया है ना अपना मोथ ऑफ एप्पल, तो इसका एक अपने एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे सिंपल एग्जांपल बताया हुआ है कि किस तरह से इसकी रिप्रोडक्शन रेट अगर हाई रहेगी तो क्या होगा, जैसे इसका साइंटिफिक नेम है एरियाज विटेला, इसको बोला जाता है, ठीक है। 200 एग पर फीमेल ये एग देती है, ठीक है, तो ये मतलब कि एक इसका लाइफ साइकिल है वो 1 मंथ तक चलता है, मतलब 1 ही महीने तक इसका लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है, और 200 एग देगी ये, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, 1 महीने के बाद क्या होगा, 200 एग दिए इसने, जिसमें से मान के चलो कि जैसे मान लिया अपने 100 मेल थे और 100 फीमेल थे, ठीक है, तो अब उन 100 को 200 से गुना कर लो, क्या होगा, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो फिर क्या कितने बनेंगे, फिर 20,000 एग बन गए, 20,000 में फिर से थाउजेंड को फिर से मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो गए, फिर इन 1000 को 1 साल के बाद देखो कि कितने सारे वहां पे इंसेक्ट अपने आ गए, तो जो कि कितना अपना एरिया लगभग मतलब 24.32 मीटर स्क्वायर जो अपना एरिया है अर्थ का वो कवर कर लेगा। तो इसलिए क्या है कि जो मतलब कोई भी जैसे इंसेक्ट हो गए तो उनका अगर मतलब कि उस एरिया में सर्वाइवल रेट भी अगर सर्वाइव अगर वो नहीं कर पाता उसकी डेथ होना भी जरूरी होती है, ठीक है, मतलब अगर उसका मतलब डेथ नहीं हुई और अब उसका अगर मतलब कि अगर सीडी फेज उसमें नहीं आई तो क्या है कि वो बहुत सारे एरिया को कवर कर लेगा, ठीक है, तो ये एक जस्ट एन एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं कि इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, 2 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाती है। इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिस्ट्रेंस, रिस्ट्रेंस मतलब ऐसे समझ रहे हो जो भी बाधाएं जो आती है, ठीक है, दैट प्रिवेंट स्पीसीज फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स बायोटिक पोटेंशियल, मतलब कि जो ऐसे ऐसे कौन से ऐसे रिस्ट्रेंस आते हैं जो भी एक इंसेक्ट है उसके अंदर, तो वो क्या होता है कि उसकी बायोटिक पोटेंशियल जो होता है उसका जो मतलब कि उसको रियलाइज नहीं होने देता कि वो कितनी ग्रोथ कर सकता है, ठीक है, किस मतलब किस हद तक वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको रियलाइज नहीं होने देते। इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस में क्या आएगा, कौन से ऐसे फिजिकल और कुछ एक बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो इंसेक्ट को मतलब कि खत्म कर देते हैं, तो अगर मतलब कि उसका टाइम टू टाइम कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बहुत ज्यादा मतलब रिप्रोड्यूस करेंगे और बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाएंगे, तो इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। अब इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस में 2 चीजें आ गई, फिजिकल और बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस आ गई, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो इसमें सबसे पहले अपने बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में क्या रहेगा बच्चों कि कंपटीशन प्लस में सेकंड नंबर आता है नेचुरल एनिमीज। कंपटीशन में क्या होता है बच्चों, इंटरस्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब विद इन द स्पीसीज
और एक दूसरे की अगर मतलब कोई भी दो स्पीसीज है उन सब उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, मतलब कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को खा रही है, ठीक है, या फिर उसी स्पीसीज का उसी इंडिविजुअल को खा लेना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, कंपटीशन। मतलब कंपटीशन हो जाता है, एक इंडिविजुअल द्वारा दूसरे इंडिविजुअल को खत्म कर देता है। कंपटीशन किसके लिए होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो जो फूड होता है वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के द्वारा ले लिया जाएगा, और जिससे कि जिस स्पीसीज से अपने ले रहे हैं तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज की बार बार अपने स्टडी कर चुके हैं, उसमें क्या क्या आएगा, प्रीडेटर। नेक्स्ट आता है पैरासाइट और पैथोजन। पैथोजन तो आपको पता है कि जो भी डिजीज कोजिंग आइडेंटिटी होती है उनको पैथोजन बोला जाए। पैथोजन भी तो यही करता है, जैसे प्लांट है कोई भी, तो प्लांट के ऊपर लग जाता है, उससे न्यूट्रिशन वगैरह ले लेगा तो उसको खत्म कर देता है, ठीक है, यही तो पैथोजन करता है, ठीक है। और पैरासाइट क्या होगा कि कोई भी एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के ऊपर कंप्लीटली उसी के ऊपर रहना, मतलब अपना जो भोजन है वो कंप्लीटली वो उसी से बनाएगा, ना कि मतलब खुद थोड़ा बहुत भोजन बनाएगा, नहीं, वो कंप्लीटली उसी पे डिपेंड हो जाता है अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, उसी को बोला जाता है पैरासाइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं प्रीडेटर की। प्रीडेटर क्या होता है कि अपने जो मतलब कि उसका जो जिसके ऊपर वह सरवाइव कर रहा है उसमें साइज भी उसका बड़ा रहेगा प्रीडेटर का, और वो क्या है, एक स्पीसीज को डायरेक्ट खा लेगा, ठीक है, उसी को प्रीडेटर बोला जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं इसमें एबायोटिक फैक्टर की, जिनकी अपने डिटेल से भी अलग से स्टडी करेंगे। एबायोटिक फैक्टर में क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, और मॉइस्चर एंड वाटर हो गया। टेम्परेचर मतलब कुछ एक इंडिविजुअल के लिए मतलब टेम्परेचर फिक्स रहता है ना, कि मतलब टेम्परेचर फिक्स रहता है उनका, मतलब शरीर के हिसाब से इंसेक्ट के, मतलब कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे ही सरवाइव कर पाते हैं, इससे ज़्यादा हो गए तो वो अपने आप ही खत्म होगा। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि बिल्कुल लो अगर टेम्परेचर होगा तो उस पर खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरह से लाइट और मॉइस्चर अलग अलग रहती है अलग अलग इंसेक्ट के लिए, जिसके बारे में अपने डिटेल से अलग से स्टडी करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट एक टर्म आती है बच्चों बायो रिसोर्सेज इन इकोसिस्टम। बायो रिसोर्सेज क्या है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, तो इकोसिस्टम कंपेराइजेज बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, मतलब कि जितनी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होती है तो वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ में रहती है, ठीक है। तो मतलब जैसे मतलब इसका एक एग्जांपल हो गया एग्रो इकोसिस्टम, जैसे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज का मतलब क्या हो गया इसमें, जितने भी क्रॉप प्लांट थे, ठीक है। और अगर उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मतलब टेम्परेचर, लाइट, वाटर, इन ये सब चीज़ें उसको नहीं मिल रही, अगर ग्रो प्लांट अपने बोल दे उनको अगर नहीं मिल रही तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, उसी टाइम उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें बायो रिसोर्सेज रेफर टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दैट इन्वायरमेंट दैट इकोसिस्टम, मतलब कि बायो रिसोर्सेज क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो मतलब आप समझ रहे हो कि डाइवर्सिटी, कोई भी इंडिविजुअल की डाइवर्सिटी जो कि उस एरिया में रह रही है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, जो कि उस इकोसिस्टम में सरवाइव कर रही है, तो उसी को बोला जाएगा बायो रिसोर्सेज, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट अपने इसमें देखते हैं बायो रिसोर्सेज इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायो रिसोर्सेज की अगर बात करें तो इकोसिस्टम कंपेराइजेज बायोलॉजिकल कम्युनिटी और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ये अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द डिफरेंट पेस्ट ऑफ कॉटन, इट्स नेचुरल एनिमीज, हाइपर पैरासिटोइड्स हो गया, उसमें माइक्रोब्स हो गए जो एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द इकोसिस्टम शुड हैव मोर बायो रिसोर्सेज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बायो रिसोर्सेज रहते हैं, सच इकोसिस्टम विल बी मोर स्टेबल, उसमें वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि उसमें रिसोर्सेज अगर ज़्यादा रहेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बट क्या होता है कि आजकल जैसे इंसेक्टिसाइड वगैरह की एप्लीकेशन होने लग गई है, तो उससे क्या होता है बच्चों कि अपने जैसे मतलब पेस्ट को तो जैसे कंट्रोल कर लिया अपने इंसेक्टिसाइड से, बट उसके साथ क्या हो रहा है कि जैसे कुछ एक प्रेडेटर थे, नेचुरल एनिमीज जो थे, जो कि फार्मर के फ्रेंड रहते हैं, वो जो उस इंसेक्ट को खत्म कर देते हैं अपने आप ही, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो इंसेक्टिसाइड की अगर अपने एप्लीकेशन करेंगे तो उनकी डेथ तो अपने आप ही हो जाएगी इंसेक्ट के साथ, तो इस तरह से अपने उनको खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा पेस्ट का आउटब्रेक रहता है, मतलब पेस्ट का ज़्यादा अटैक रहता है, वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे क्या है कि अपना वो पेस्ट है वो ज़्यादा फैलता जाता है। और दूसरी चीज़ अपने देखे बच्चों, आजकल इंसेक्ट वगैरह
जैसे मतलब लोकस्ट का अपने बात करें तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है अपने एरिया में भी, बार बार अपने को लोकस्ट के जो टिड्डी दल हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? क्योंकि मैन क्या कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, जो जंगल थे अपने, तो जंगल खत्म हो रहे हैं। वो इंसेक्ट जो थे वो मेनली कहाँ पे रहते थे? जंगल में ही रहते थे, वो वहीं पे अपना फूड वगैरह वहीं से ले रहे थे। तो अगर जंगलों को अगर अपने काटेंगे तो उनको वो फूड के लिए कहीं तो आएंगे ना, इसीलिए वो इस तरफ बढ़ रहे हैं अपने फूड की तलाश में। हर व्यक्ति अगर जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता है, ठीक है। तो अगर उनको वहां से खाना नहीं मिल रहा तो वो कहीं तो जाएंगे ना, कहीं तो खाना ढूंढेंगे अपना। तो वही चीजें हैं बच्चों इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल कंट्रोल विल बी हाई व्हेन बायो रिसोर्सेज, जैसे पैरासिटोइड हो गया, प्रीडेटर हो गया, ये ज्यादा रहेंगे तो नेचुरल कंट्रोल ज्यादा रहेगा। और वो नेचुरल कंट्रोल क्या है, इफेक्टिव भी रहता है। इससे जो अपना प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बनी रहती है। जैसे मतलब अगर नेचुरल कंट्रोल हो रहा है अपने फील्ड के अंदर, अपने को इंसेक्टिसाइड उसमें नहीं डालना पड़ रहा, तो इंसेक्टिसाइड क्या करता है बच्चों, प्रो प्लांट के ऊपर जाएगा। तो कुछ एक उसका ऐसा पार्ट तो उसमें बना रहता है ना, जो दाना आता है उसके अंदर भी कुछ एक तो उसका जो जहर रहता है वो होता है ना, जो अपने खा रहे हैं। तो इसी वजह से आजकल ज्यादा जो क्वालिटी हो रही है, क्वालिटी है वो जो प्लांट की, वो लॉस हो रही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इसमें ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू क्लास। अभी इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे जो भी बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है जो कि लॉस करते हैं अपने जो इंसेक्ट पे किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू क्लास।